वो ज़माना जा चुका है जब बच्चों से कहा जाता था कि मोबाइल से दूर रहो वरना आँखें खराब हो जाएँगी। अब बच्चों को सिर्फ़ मोबाइल से ही नहीं बल्कि एक ऐसे राक्षस से भी दूर रखना होगा जो हर एक घर में पहुँच चुका है। हम बात कर रहे हैं एआई की। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को एआई से दूर कर लीजिए, लेकिन एक ऐसा समय सेट कर दीजिए कि आपको इस टाइम से लेकर और इस टाइम तक अपने बच्चों को एआई से दूर नहीं करना है और उसके बाद अपने बच्चों को एआई छूने भी नहीं देना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एआई सिर्फ़ हमारी ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आपके बच्चों की हेल्थ और क्रिटिकल एनालिसिस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को देखने के हुए अगर आप भी सोचेंगे इस बारे में तो आप भी अपने बच्चों को एआई से थोड़ा दूर रखेंगे और उनको एक टाइम सेट कर देंगे कि आपको इस टाइम पर ही एआई को यूज करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ अच्छा नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एआई पूरे विश्व के लिए किस तरीके से खतरा बन सकता है। ये वीडियो उन वीडियो की तरह नहीं है जिसमें बताया जाता है कि एआई इन फ्यूचर में ये कर देगा, इंसानों की भूमिका ले लेगा, इसके बारे में नहीं है। ये वीडियो आपको एक अलग क्रिटिकल एनालिसिस और मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाई गई है ताकि आपको सोचने पर मजबूर करे कि एक एआई से लिया गया प्रश्न का उत्तर हमें क्रिटिकल एनालिसिस से दूर करता है और एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसमें सिर्फ एआई के ऊपर ही हम डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपके पेरेंट्स जब समझ जाएंगे कि एआई का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है, वो पड़ेगा, तो सच में एक टाइम सेट हो जाएगा कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक ही वीडियो देखनी है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिए। एआई का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि चैट जीपीटी, डीपसीक और ग्रोक एआई, ये सब चैट जीपीटी के एक एआई मॉडल होते हैं। ये तब ज़्यादा प्रचलन में हुए जब ओपन एआई ने इनका लॉन्च किया और हम भी तब से ही इसको जानने लगे हैं 2022 से। लेकिन वास्तव में एआई का यूज हम बहुत साल पहले से करते आ रहे हैं। एआई को सबसे पहले 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1940 से लेकर आज तक एआई डेवलपमेंट होता ही रहा है, कभी रुका नहीं। आपने इससे पहले भी एआई को महसूस किया था। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते थे तो आपको एक सजेस्टेड वीडियो का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पर भी एक सजेस्टेड वीडियो का ऑप्शन आता है और हर एक सोशल मीडिया साइट्स पर सजेस्टेड वीडियो या ट्रेंडिंग टॉपिक पर एक कॉलम अलग से बना हुआ आता है। वो क्या होता है? वही होता है एआई के द्वारा सजेस्टेड किया हुआ कंटेंट। अगर आपने सोशल मीडिया मूवी देखी होगी ना तो आप इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि ये सजेस्टेड वीडियो हमें कैसे पहुंचाती है। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एआई आपको एनालाइज करता है कि आपका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट एजुकेशन वीडियोस में देखने में है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, और आपने मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो देखने के बाद यूट्यूब को पता चला कि आप एजुकेशन वाली वीडियोस देखते हैं। उसके बाद जितने भी यूट्यूबर हैं एजुकेशन वाली नीच के, उन सब के इंप्रेशन आपको देगा यूट्यूब। और जिस इंप्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने मेरी वीडियो देखने के बाद ध्रुव राठी की वीडियो देख ली, महक मंगल की वीडियो देख ली, देशभक्त की वीडियो देख ली, इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन के साथ साथ सोशल पॉलिटिकल वाले मुद्दों पर भी एक अच्छी तरीके से नॉलेज रखना चाहते हैं और आपके जैसे लोगों को यूट्यूब सर्च करना शुरू कर देगा। जब यूट्यूब को आपके जैसे लोग और मिल जाएंगे तो आपका एक ग्रुप बन जाता है कि आपको सोशल पॉलिटिकल वाले मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और एजुकेशन के साथ। तो जो एजुकेशन और सोशल पॉलिटिकल वाले मुद्दे हैं उन सब ग्रुप को एक साथ रख देगा और मेरी वीडियो उन सबको भी भेज देगा ताकि वो भी क्लिक करें, क्योंकि आपने देखी और आपकी जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपके इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपके दोस्त आपके तरह इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको भी वो वीडियो जाती होगी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो आप वीडियो आज देखते हैं, आपका जो साथ में रहता है कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार, उसको वो वीडियो कभी नहीं आती, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अलग है और आपका इंटरेस्ट अलग है। जो आपके इंटरेस्ट के लोग होते हैं, ग्रुप होता है, उसका एक अलग ग्रुप होता है और उसके द्वारा इस वीडियो को भेजा जाता है। मान लीजिए आपके तरह लोग जानने वाले 100 लोग हैं और सोशल पॉलिटिकल मुद्दों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं और एजुकेशन पर भी। तो उन 100 लोगों ने मेरी वीडियो देखी। मेरी वीडियो देखने के बाद किसी ने महक मंगल की देखी, किसी ने ध्रुव राठी की नहीं देखी। तो वहाँ से आपका और उन 100 लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है। मतलब कि आपका एक अलग ग्रुप और बनेगा आगे चल के कि आप यहाँ से ध्रुव राठी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप महक मंगल की वीडियो देख रहे हैं। वहाँ पर जाएंगे और कोई आपका जो अगला ग्रुप होगा व्यूवर्स का या फिर आपके दोस्तों का, ये जो भी ग्रुप होगा एआई द्वारा बनाया जाएगा, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो न्यूज़ चैनल देखते होंगे। तो न्यूज़ चैनल देखते होंगे और आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं तो आपका भी ग्रुप वहाँ से अलग हो जाता है। ऐसे ऐसे इम्पैक्ट डालता रहता है और आपके ही हज़ारों ग्रुप बन जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन हो जाते हैं तो एआई आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है कि आप ऑनलाइन आएँ और हमारे चैनल इस पर
प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप, तो एआई आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेज देगा कि सत्येंद्र सिंह ने एक वीडियो डाल दी, जल्दी से यूट्यूब पर आइए। और या फिर आप किसी और की वीडियो डालते हैं तो उसकी चैनल के नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने ये वीडियो जल्दी डाल दी, जल्दी से आ जाइए, भले ही वो वीडियो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। क्योंकि एआई का मतलब यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया था कि आपको प्लेटफॉर्म पर लाना ही लाना है और आपको प्लेटफॉर्म पर इम्पैक्ट डालना ही है। वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं तो अटेंशन आपकी उतनी ज़्यादा जाती है, और जितनी ज़्यादा अटेंशन आप वहाँ पर देंगे, वहाँ पर आप अटेंशन देंगे तो अटेंशन से एडवर्टाइजमेंट से उनकी आय होती है। ये अलग का मुद्दा है, लेकिन एआई ने यहाँ पर क्या रोल निभाया ये देखिए आप। आपको अपने एक इम्पोर्टेंट काम से हटाने के बाद आपको एआई अपने प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इतना एआई इम्पैक्ट पहले अपनी लाइफ में डालता था, बट अब एडवांस हो गया है, तो अब कितना डालेगा ये सोचिए। अगर आप एआई के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपको स्टडी में कैसे हेल्प कर सकता है एआई, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसका लिंक है यूपीएससी जोन का। और आप प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एआई आपको किसी प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा है या फिर किसी भी टेक्स्ट को जनरेट करके दे रहा है मिनटों सेकंडों में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसका जनरेटेड इमेज यूज कर रहे हैं अपने रूप में। हो सकता है आपके ऊपर कॉपीराइट का एक्ट लग जाए और आपको हज़ारों करोड़ों रुपए देने पड़ जाएं किसी को। आपने शायद सुना होगा जितने भी एआई मॉडल्स हैं, एआई लैंग्वेज मॉडल हैं, उनको ट्रेन करने के लिए हमें डेटा का यूज करना होता है। उसको कहते हैं डेटा, बिग डेटा, मतलब टेक्स्ट एंड डेटा। और टेक्स्ट एंड डेटा की माइनिंग होती है, तब जाकर ये डेटा कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद एआई को ट्रेन किया जाता है। बट किसी से परमिशन नहीं ली जाती कि आपको ये डेटा यूज करना है और ये डेटा यूज नहीं करना है। हमारे एक्सपर्ट भी यही कहते हैं, एआई अगर कोई भी कंटेंट यूज में लाता है तो उसका क्रेडिट किसी को नहीं देता है। वो बोलता है कि ये सब चीज़ें मैंने खुद जनरेट किया थी। एआई आपको कोई भी कंटेंट जनरेट करके देगा, इमेज बना कर देगा, उसका क्रेडिट किसी और को नहीं देगा, खुद ले लेगा। और कुछ ऐसे लेखक जिन्होंने वो वास्तव में लिखा है, वो कम पॉपुलर रह जाते हैं उस कंटेंट के, अगर आपने कोई डाल दिया है तो उस लेखक का किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये रियल में किसने बनाया। और आप एक ऐसी लाइन में खड़े हो जाते हैं जिसमें हज़ारों लोग ऑलरेडी खड़े हैं, बस कुछ ही नाम बदल के, स्थिति बदल के उस कहानी को लिख रहे हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे थोड़ा आगे, पहले कुछ और बात समझ लेते हैं। अगर आपके बच्चे को समझना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो आपका बच्चा डायरेक्ट चैटजीपीटी पर या ग्रोक पर जिस भी एप्लीकेशन पर जाएगा, उस पर पूछ लेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। वो फर्स्ट लॉ आपको बता भी देगा, एक अच्छी तरीके से बता देगा, सो एकदम। लेकिन क्या आपने सोचा इसको रिसर्च करने के लिए आपके बच्चे ने क्या किया? कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। और जो चीज़ इफेक्ट के द्वारा नहीं मिलती है हम उसको भूल जाते हैं या फिर उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपका बच्चा उसके रिसर्च के लिए थोड़ा सा ध्यान देता और टाइम लगाता, किसी बुक में जाता, उसमें से पढ़ता, और उस बुक में नहीं समझ आता तो दूसरी बुक में से पढ़ता, तो हो सकता है आपके बच्चे के लिए 3-4 प्रोस्पेक्टिव वहाँ पर तैयार हो जाते। और इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आपका बच्चा पूरी तरीके से एआई पर निर्भर हो गया और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई। आपके बच्चे से अगर 2 गुना 2 भी कराया जाएगा अगर फ्यूचर में, तो उसका 2 गुना 2 बराबर 4 लिखकर आ जाएगा वो। लेकिन वो कैसे आया वो नहीं सोचेगा। मान लीजिए क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रखिए, तो अगर आप एआई से पूछेंगे तो वो दे देगा। एआई 1-2 मिनट में आपको उसके ऊपर राय रख के दे देगा। मान लीजिए आप मेरी ही वीडियो के ऊपर रिसर्च करना शुरू कीजिए, एआई से पूछ लीजिए कि डार्क साइड ऑफ एआई के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो आपको दे देगा। लेकिन आप अगर रिसर्च करने बैठेंगे तो आप बहुत सारी किताबें, बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे पढ़ेंगे जो आप नहीं सोचते हैं या फिर नहीं जानते भी हैं। तो आप अगर उनको पढ़ेंगे तो आपके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने इतने सारे रिसर्च पेपर इसमें रिसर्च की है, वैसे अगर आप भी करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको एक चीज़ें याद होने के साथ साथ आपके ये मन में भी आएगा कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेंगे कि एआई का अगर डार्क साइड ऑफ एआई है तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर हम मशीनों में करते हैं तो मशीनों का कोई गलत चीज़ भी तो ये हो सकता है। मशीन अपने आप भी तो सोचने लग सकती हैं, और मशीन अगर अपने आप से सोचने लग सकती हैं तो वो गलत तरीके से यूज होकर इंसानों को भी मार सकती हैं। अगर ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये इंसानों को नहीं मारी तो क्या होगा? अगर ये खुद से सीखने लगती हैं तो क्या होगा? और ये खुद से ही क्यों सीखेंगे? ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में सोचने लगेंगे अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे। अगर आप एआई के द्वारा जनरेटेड कंटेंट का यूज करेंगे कि आपने दिया कि आप डार्क साइड ऑफ एआई के ऊपर एक रिसर्च दीजिए, तो एआई आपको बनाकर दे देगा और आप उसको पढ़ लेंगे ध्यान से कि एआई मशीनों में यूज होता है। एआई का यूज अगर कंटेंट क्रिएशन में हो सकता है, जनरेट करके दे सकता है, आप उसको एज इट इज़ पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे नहीं एक बार कि आपने क्या किया। अगर आप ऐसे ही करते रहे और हमारे बच्चे इस पर डिपेंड होते रहे
तो एक दिन हो सकता है कि आप उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ, और जिस दिन आप उस पर निर्भर हो गए तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। और प्रकृति का नियम है कि कमज़ोरों को हटा दिया जाए और स्ट्रॉन्ग को रखा जाए, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग को ज़रूरत होती है, ना कि कमज़ोर व्यक्ति की। अब यहाँ पर एक समझते हैं, मैंने ग्रोक एआई से कुछ अपने बारे में जानकारी दी और ग्रोक एआई ने मुझे क्या जवाब दिया, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं एआई से यहाँ पर पूछूं कि ये किसने आपको बताया, तो वो मुझे बता रहा है कि मैंने खुद बताया है। मतलब क्रेडिट देने के लिए तब मानता है तब जब आप उससे पूछेंगे। लेकिन इसे कहते हैं टेक्स्ट माइनिंग, किसी भी कंटेंट को चोरी करके आपको दूसरे रूप में व्यवस्थित करके दे देना। अगर माइनिंग का मतलब यहाँ समझें तो किसी खान में अगर सोना है उसे निकाल लिया जाए और दूसरी तरीके से उसे संशोधित करके आपको बेच दिया जाता है, उसे माइनिंग कहा जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर बिग डेटा से अंदर से निकाल के आपका डेटा एआई द्वारा खोजा जाता है, आपका डेटा वहाँ से निकाल कर आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, उसी को डेटा माइनिंग कहा जाता है। इस डेटा माइनिंग पर रोक भी लगनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि आपकी जानकारी एआई यूज करे, और आपको परमिशन देनी होती है कि आपको एआई यूज करनी है या नहीं। तो इसलिए एआई के ऊपर कॉपीराइट एक्ट और प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बात चल रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोल दिया था कि एआई जनरेटेड इमेज और कंटेंट का यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी फ़िलहाल में ऐसे नियम लाए जाएंगे और बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर भी कॉपीराइट उल्लंघन होना चाहिए। बट अगर आप सोचें कि कॉपीराइट उल्लंघन होगा या नहीं, वास्तव में तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सोचना ही चाहिए कि कॉपीराइट आना ही चाहिए इस पर 100%। बट हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमने पब्लिक साइट पर जो भी चीज़ हमने डाल दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिकली है, अवेलेबल है, और जब पब्लिकली अवेलेबल है तो कोई भी उसका यूज कर सकता है। हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, बिना आपकी परमिशन के वो यूज कर सकता है। इसीलिए अपने डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने डेटा को रखें और किसी को भी ना बांटें। हो सकता है कुछ दिनों में इसके ऊपर कानून बन जाए, बट कानून बनने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसे समझें कि वास्तव में क्या हमारे डेटा के साथ यूज हो सकता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आपका डेटा किस टाइप से यूज हो सकता है। प्राइवेसी के मद्देनज़र यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है। एक विक्रम नाम का लड़का जो लेखक था, दिल्ली की गलियों में घूमा करता था और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा करता था। वो एक लेखक था और कहानियाँ लिखा करता था। सपनों का सौदागर नाम की उसने एक बुक लिखी थी। ये कहानी उसकी खुद की कहानी थी, उसने कैसे बड़ा हुआ, क्या क्या किया, और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन से मार्ग को यूज किया था। इन सब की कहानी उसमें सपनों के सौदागर में लिख कर दी थी। जब कहानी पूरी तरीके से लिख कर तैयार हो गई तो उसने एक ड्राफ्ट अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला और पूछा अपने दोस्तों से कि कैसी है कहानी जो मैं इसको बेचूं। मतलब उसकी कहानी बहुत अच्छी थी और लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो डालने के बाद भूल गया कि अब इसको क्या करना है। वो छपाई के काम में लग गया। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि बोलता है तूने कहानी बेच दी है क्या। वो विक्रम बोलता है मैंने तो नहीं बेची है। वो बोला कि एक बुक में तेरी कहानी छपी हुई है एज इट इज़, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर विक्रम है तो वहाँ पर कुछ और लिख दिया गया है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। विक्रम ने किताब को ख़रीद लिया और जैसे ही किताब को ख़रीदा विक्रम को पता चला सारी चीज़ें वही हैं एज इट इज़, डायलॉग और उसकी लाइफ की कहानी, बस नाम चेंज है। जो उसकी विक्रम की दादी ने उसको कहानी सुनाई थी वो भी उसमें लिखी हुई थी। विक्रम को बहुत ज़्यादा झटका लगा और विक्रम ने उस किताब के राइटर से बात की कि आपने ये मेरी कहानी क्यों लिखी है। तो उसने सिंपल बोला कि मैंने नहीं लिखी है, एआई ने जनरेट करके दी है और मैंने यहाँ पर लिख दी है और पब्लिश कर दी है। अब एआई ने जनरेट करके दी है, विक्रम कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए विक्रम ने एक वकील दोस्त से सहायता ली और उससे पूछा कि क्या यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट लग सकता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि यहाँ पर कोई कॉपीराइट एक्ट लग नहीं सकता है, क्योंकि कोई कॉपीराइट एक्ट बना ही नहीं है इस मामले में। विक्रम बहुत परेशान हो जाता है और विक्रम परेशान होने के बाद क्या कर लेता है और अपने लेख को एक यूनिक बनाकर चला जाता है इस दुनिया में छोड़कर। लेकिन कोई उसको जानता ही नहीं है कि उसने वो कहानी लिखी है। क्या आप भी चाहते हैं कि अगले महीने कोई ऐसा विक्रम सुसाइड ना कर ले? तो शेयर कर दें हमारी वीडियो हर एक व्यक्ति तक और कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानें और अपने बच्चों को बताएं, ताकि आपका बच्चा कुछ भी जनरेट करने से पहले 10 बार सोचे कि ये किसी और लेखक का ओरिजिनल काम हो सकता है, और उस लेखक का ओरिजिनल काम होने के साथ साथ उसका एक ऐसा काम हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हो सकता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमें। धन्यवाद। और कमेंट्स में लिखें कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट के आप साथ हैं।